नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। द्वितीय प्रश्न पत्र में अपन ने देखा था कि अपने 3 पुस्तकें हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। प्रथम प्रश्न पत्र में तो आपके एक ही पुस्तक है, रीति रस तरंगिणी। द्वितीय पुस्तक जो प्रश्न पत्र उसमें नाटक है, एकांकी है, निबंध है। तो आज अपन नाटक के बारे में जानेंगे। आपके सेकंड ईयर में जो दूसरा पेपर है उसमें रक्त ध्वज एक पुस्तक है और वो नाटक है, क्योंकि हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध ये सभी आती, क्योंकि साहित्य की 2 विधाएं हैं, गद्य और पद्य। तो अपने गद्य के बारे में, नाटक के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है रक्त ध्वज। क्योंकि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि सर इसमें कुछ न कुछ है, कुछ खून खराबा है, क्योंकि रक्त ध्वज और ये नाटक है। अब ये आपके जो पुस्तक है वो पुस्तक राजेंद्र मोहन भटनागर कवि के द्वारा लिखी गई है। आपको ध्यान में रखना कवि का नाम, क्योंकि व्याख्या में भी आपके कवि की आवश्यकता रहेगी और इसमें तो आपके बहुत बेनिफिट है, क्योंकि रक्त ध्वज पुस्तक है उसमें से आपके व्याख्या भी आएगी। जो व्याख्या आपके आएगी उसमें आपको केवल कवि का नाम ध्यान में रखना, क्योंकि प्रसंग में जैसा कि अपन ने इससे पिछले वाले पेपर में मैंने बताया था कि प्रसंग में कवि का नाम महत्वपूर्ण होता है। तो ये रक्त ध्वज नाटक कवि राजेंद्र मोहन भटनागर के द्वारा लिखित नाटक है। ये नाटक कहीं और जगह का नहीं है। ये नाटक अपने ही राज्य राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर की घटना, क्योंकि यह नाटक भील आदिवासी जाति के ऊपर लिखा गया। यानी ये घटना अपने राजस्थान की है। राजस्थान में भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इडर, गुजरात के जो आदि क्षेत्र है ये भील आदिवासी क्षेत्र कहलाता है। तो ये घटना वहाँ की है। ये नाटक जो राजेंद्र मोहन भटनागर जी ने लिखा है ये 19वीं सदी की घटना पर आधारित है। यदि इतिहास के तौर तरीके से देखें, जो गुजरा हुआ समय है वो इतिहास में ही आता है। ये 19वीं सदी की घटना पे लिखा गया नाटक। अब इस नाटक के बारे में अपन सर्वप्रथम
परिचय प्राप्त करते फिर इस नाटक में अलग अलग अपन देखेंगे। ये जो रक्त ध्वज नाटक है ये 3 अंकों में बटा हुआ है और आपको मैं पुस्तक भी बता देता हूँ। ये आपके छोटी सी पुस्तक है BA द्वितीय वर्ष में, रक्त ध्वज, और इसके कवि का नाम है डॉक्टर राजेंद्र भटनागर। यानी ये नाटक है भील आदिवासी जाति पे। ये देखो पुस्तक में भी आपको भीलों के कंधों पे तीर कमान संघर्ष नज़र आ रहा होगा। तो इस पुस्तक में मैं आपको बता दूं भीलों की स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है। इसकी मुख्य घटना की बात करें तो मानगढ़ जो पहाड़ी है वहाँ पे जो नरसंहार हुआ उसका वृत्तांत इसमें दिया हुआ है। रक्त ध्वज नाटक के प्रमुख पात्र की बात करें वैसे रक्त ध्वज नाटक में 26 पात्र है। और इन 26 पात्रों में 13 पात्र मुख्य है। पात्रों में यदि हम कुछ पात्रों के नाम जानना चाहे तो देखिए उनमें जैसे गोविंद स्वामी हैं, भूरिया है, रुकास्य है, जय सिंह है, विजय सिंह है, राजमाता है, चिरमी है, अंग्रेज अधिकारी है, दो सियानी हैं। यानी बहुत से पात्र है, 26 पात्र है जिनमें से मुख्य तौर पे 13 पात्र हैं। अब आपके इनमें जो प्रश्न आता है वो प्रमुख पात्र के रूप में गोविंद स्वामी के इर्द गिर्द ये पूरा नाटक घूमता है। यानी गोविंद स्वामी बंजारा जाति के थे और गोविंद स्वामी के जीवन की बात करें तो इसमें गोविंद स्वामी के बाल्यकाल की बात करें तो गोविंद स्वामी बचपन से ही बड़े प्रतिभावान थे, होनहार थे। उनके मन में काफ़ी जिज्ञासा थी, कुछ करने की भावना उनके मन में भरी हुई थी, राष्ट्रीयता उनके मन में कूट कूट के भरी हुई थी। क्योंकि ये जो समय राजेंद्र मोहन जी ने जो नाटक रचा है उस समय सामंतवाद का बोलबाला था और अंग्रेज़ों का हुकूमत अपने देश पे था। क्योंकि इस समय सामंतवाद का बोलबाला था, अंग्रेजी सत्ता भारत पे थी और किस प्रकार अंग्रेजी सत्ता
के द्वारा भारतीयों के ऊपर जुल्म अत्याचार किया जाता था, किस प्रकार उन्हें पढ़ाई से दूर रखना चाहते थे, लोगों को अशिक्षित रखना चाहते थे, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। इसी अंधकार को दूर करने के लिए गोविंद स्वामी जी एक अवतारी पुरुष के रूप में माने जाते। गोविंद स्वामी जी एक बार उनके बचपन की घटना है, क्योंकि जब वो छोटे से थे तो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में वर्षा आ गई, तो वो बरसात से बचने के लिए कहीं एक मंदिर में रुक जाते। वहाँ मंदिर में पुजारी जी जो पाठशाला चलाते थे, वहाँ वो चुपके से उनके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ने लग जाते हैं। जब पुजारी जी को पता चलता है और चुपके से पढ़ने के पीछे कारण है, उस समय जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। तो जब पुजारी जी को पता चला कि गोविंदा तू यहाँ है, तो गोविंद स्वामी ने कहा हाँ। कि तू पढ़ना चाहता है? कहा कि पढ़ के क्या करेगा? तो गोविंद स्वामी ने कहा मैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ कदम उठाऊंगा और लोगों को शिक्षित करने का कार्य करूंगा। समाज में अंधविश्वास जो भरा हुआ है उसे दूर करूंगा। तो स्वामी जी भी गोविंद की बातों से काफ़ी प्रभावित हुए और गोविंद स्वामी जी शिक्षा अर्जित करने लग गए। और पुजारी जी गोविंद स्वामी जी को कहते हैं कि क्यों रे गोविंदा, तू बड़ा होने के बाद इन जालिमों का विरोध करेगा या नहीं करेगा? तो गोविंद स्वामी जी कहते हैं कि मैं इनका डट के मुकाबला करूंगा। और गोविंद स्वामी जी वैसा ही करते हैं। गोविंद स्वामी जी बाद में अपने समाज में और जो भील आदिवासी जातियाँ थी, उन आदिवासी जातियों के मन में उत्साह, उमंग, साहस, साक्षरता पैदा करने के लिए वो लोगों को एकत्रित करते हैं, उनके मन में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने का काम करते। क्योंकि भील बंजारा जाति ही थी जो अपने देश में महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता संग्राम को आगे से आगे जारी रखने का कार्य इनके द्वारा किया। जब गोविंद स्वामी जी के द्वारा लोगों को एकत्रित किया गया और जब राजमाता को पता चला और जय सिंह, भूरिया, नाहर सिंह ये सभी सत्ता लोलुप थे, सामंतवादी युग में ये लोगों का अधिक से अधिक शोषण करना चाहते थे। और जब अंग्रेज़ों को भी इस बात का पता चला तो अंग्रेज़ों ने और राजमाता ने सब ने मिल के गोविंद स्वामी के प्रति षड्यंत्र रचने का कार्य किया। और जब गोविंद स्वामी जी ने मुख्य रूप से अहिंसा का पालन किया था, यानी इन्होंने अहिंसा के माध्यम से, गांधीवादी नीति के माध्यम से क्योंकि गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करने वाले थे और अहिंसा के द्वारा इन्होंने मानगढ़ पहाड़ी पे पूर्णिमा के दिन भील आदिवासी जातियों का जो कुंभ कहलाता है वो मेला लगता है। उस मेले में काफ़ी भील जातियाँ एकत्रित होती है, किंतु वहाँ जो भील जाति थी, गोविंद स्वामी जी थे, वो सभी बड़े अहिंसा के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाना चाह रहे थे।
किंतु अंग्रेजों की दमनकारी नीति के कारण अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और कहा जाता है लगभग 1500 भील शहीद हो गए थे। गोविंद स्वामी को देशद्रोह यानी उनको जाल में फंसाया गया और उनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी, किंतु बाद में उस मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए जय सिंह आदि ने कह दिया था। तो इस प्रकार इस नाटक में प्रारंभ से लेके अंत तक संघर्ष की कहानी है। इस नाटक में संघर्ष किस प्रकार अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष जारी रखते हैं, क्योंकि गोविंद स्वामी जी भील आदिवासी जातियों के मसीहा बन गए थे और इन गोविंद स्वामी जी के द्वारा ही संप समाज की या संप सभा की स्थापना की गई थी। संप सभा की स्थापना भी गोविंद स्वामी के द्वारा की गई थी। और गोविंद स्वामी ने जगह जगह पाठशालाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। उन्होंने बेगार प्रथा को बंद करने के लिए लोगों को जागरूक किया कि कोई भी बेवजह बेगार नहीं करेगा, और इन्होंने लोगों को जागरूक किया कि जब तक अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आप पे और ज़्यादा अन्याय अत्याचार होता रहेगा, क्योंकि संघर्ष करने वाले से ज़्यादा संघर्ष सहने वाला जो होता है उसको कायर बताया जाता है। तो गोविंद स्वामी जी ने अपनी प्रेरणा के माध्यम से, अपने आत्म बलिदान के माध्यम से जो 1500 से अधिक भील शहीद हुए थे, उन शहीदों के शवों के ऊपर से लोगों को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया। इस नाटक में 3 अंक और अलग अलग दृश्य है। तो अपन इस नाटक में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार इस नाटक की उत्पत्ति हुई, नाटक क्या है, नाटक के तत्व क्या है, और इनमें नाटक के प्रमुख पात्रों में कौन कौन से ऐसे पात्र हैं जिनके अपने प्रश्न आ सकते। अपने इस रक्त ध्वज नाटक पुस्तक में से 3 प्रश्न आते हैं। आपके एक व्याख्या टाइप का प्रश्न आता है, जिनमें 2 व्याख्या आएगी, जिनमें से एक व्याख्या आपको करनी है। तो इनमें व्याख्या में आपको बहुत सरलतम तरीके से ये ध्यान में रखना है कि प्रसंग में केवल अपने को कवि का नाम लिखना है। कवि है इनके डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर, कवि का नाम हो जाएगा। प्रसंग में जो व्याख्या आएगी उस व्याख्या में इसी का विस्तृत रूप जो तत्सम तद्भव आदिवासी जातियों के शब्द है, उन शब्दों को अपनी भाषा में परिवर्तन करके अपने को लिखना है। और विशेष में अपने को जो लोकोक्ति, मुहावरे, गीत आदि का इनमें प्रयोग किया गया है उसका प्रयोग अपने को करना है। तो अगली कक्षा में अपन नाटक क्या है, नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में जानेंगे।